हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि एमआर के एग्ज़ाम को हम पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं, हर एक स्टेप रिटर्न एग्ज़ाम से लेके आपका मेडिकल फिजिकल सब चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके लिए प्रिपरेशन के लिए फ्यूचर में आपने सोचा है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि एमआर की एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है। तो इंडियन नेवी एमआर की जो एग्ज़ाम होती है दोस्तों, ये हमारा होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, और इसके लिए दोस्तों 50 मार्क्स की ये एग्ज़ाम होती है और इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आपने कोई आंसर रॉन्ग कर दिया है तो उसके नेगेटिव मार्क्स भी आपको इसमें दिए जाते हैं। 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाते हैं। अगर आप कोई ऑप्शन छोड़ देंगे तो उसके आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों 2 ही सेक्शन होते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा साइंस एंड मैथ्स, और जो दूसरा सेक्शन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा जनरल अवेयरनेस। उसके अंदर हमारे सारे चीज़ें कवर हो जाती हैं, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स हो गए और भी मैक्सिमम चीज़ें हो गई। उसके अंदर जनरल नॉलेज से इधर उधर की चीज़ें हो गई, जैसे कि हमारे रिवर्स हो गए, उसके अंदर ही माउंटेन्स कवर हो जाते हैं, आइलैंड्स कवर हो जाते हैं, हार्बर्स कवर हो जाते हैं, और भी सब चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर कवर हो जाती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसके अंदर दोस्तों, कि इसके अंदर जो 2 सेक्शन होते हैं ये आपको सेपरेटली पास करने होते हैं। सेपरेटली का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप किसी एक सेक्शन में आपके कम मार्क्स आ जा रहे हैं या आप फेल हो जा रहे हैं, बेसिकली आप फेल हो जा रहे हैं, तो आपकी पूरी एग्जामिनेशन फेल डिक्लेयर हो जाएगी। अगर ऐसा भी कोई सिनेरियो आप ले सकते हैं कि अगर आपने किसी एक सेक्शन में, जो आपका सेकेंड सेक्शन है, जैसे कि आपको जनरल अवेयरनेस में कम मार्क्स आ गए यानी कि आप फेल हो गए हैं, लेकिन आपने साइंस और मैथ्स के अंदर आउट ऑफ स्कोर कर लिया है, तो भी आपकी एग्जामिनेशन टोटल फेल डिक्लेयर करा दी जाएगी। यानी कि आपका जो पेपर है वो आप मेरिट लिस्ट के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। बेसिकली यही मेरे बोलने का मतलब है। आपको हर एक सेक्शन को सेपरेटली पास करना होगा। उसके बाद डिसाइड होता है कि आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी है पीएफटी के लिए। इसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया पे नहीं बनाई जाती है। जो पीएफटी के लिए जो मेरिट लिस्ट होती है हमारी इंडियन नेवी एमआर के लिए, ये होता है स्टेट वाइज, न कि ऑल ओवर इंडिया। जो हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है दोस्तों, ये भी होता है स्टेट वाइज, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट में इसको कंपाइल किया जाता है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों, ये होगा स्टेट वाइज। अब बात करते हैं दोस्तों हम सिलेबस को लेके। छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। तो सिलेबस के अंदर दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस समझना होगा। अगर आपको ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है दोस्तों, तो आपको सिलेबस के ऊपर ज़्यादा गौर करना होगा। आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लीजिए, एक पेज का। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कंप्लीट डिटेल के अंदर, तो आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक छोटा सा ब्रीफ मैं इस वीडियो के अंदर भी दे देता हूँ सिलेबस से रिलेटेड। इसके अंदर दोस्तों 2 ही सेक्शन पूछे जाते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन होता है उसके अंदर होता है दोस्तों साइंस और मैथमेटिक्स, और जो हमारा सेकंड सेक्शन होता है दोस्तों, वो होता है जनरल अवेयरनेस। तो साइंस के अंदर आपके आते हैं फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, और आपका बायोलॉजी भी छोटा सा उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, साइंस के अंदर हमारी ये 3 चैप्टर सेक्शंस हैं जो कवर हो जाते हैं। अब फिजिक्स के अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आपको दिया होगा वो है दोस्तों हमारा प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स से रिलेटेड, जो हमारे 10th के बुक के अंदर ऑलरेडी था। ठीक है, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको पढ़ना कैसे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और इतनी सारी चीज़ें पूछी भी नहीं जाती हैं। ठीक है, आपको पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए कौन कौन सी बुक होती है ये भी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और होती हैं। तो सिलेबस के अंदर हमारा होता है फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे इसके अंदर कवर होते हैं साइंस सेक्शन के अंदर। और मैथ्स जहाँ तक बात करते हैं मैथ सेक्शन के अंदर, तो मैथ सेक्शन के अंदर हमारे होते हैं सिंपल मेंसुरेशन, जैसे कि हो गया हमारा क्यूब, क्यूबॉइड के अंदर। इसके अंदर जो भी आपके मैथ सेक्शन के अंदर जो भी आपके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ये टोटली फार्मूला बेस्ड आने वाले हैं।
अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आप तुक्का मारने मत बैठ जाइएगा। तो आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। अगर आप गलत कोई भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जा रहे हैं, हर क्वेश्चन को आप टिक कर रहे हैं, बेसिकली आप हर क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं बिना सॉल्व किए, तो इससे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और कम होते जाएंगे। जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर वही सेम टॉपिक्स हैं। एमआर वालों के लिए भी सेम जीके आता है, और जो हमारे एसएसआर और डबल ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम ही जनरल अवेयरनेस होता है। उनके एग्जाम्स में 2 सेक्शन और ऐड हो जाते हैं, हमारे इंग्लिश और हमारा मैथ सेक्शन उसमें अलग हो जाता है। लेकिन एमआर वालों के लिए इंग्लिश नहीं होता है, तो इसमें हमारे से 2 ही सेक्शन पूछे जाते हैं। जो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जो बुक्स लेनी है, तो बुक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मैथ्स और साइंस के लिए आपको जो बुक परचेज करनी है वो है आपकी 10th की NCERT। अगर आप 10th की NCERT से पढ़ रहे हैं तो अगर आप देखेंगे सिलेबस को और NCERT की बुक्स में से, तो वो सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 उसके अंदर से मिल जाएंगे। आपको कोई दूसरी फैंसी बुक और कोई दूसरी हाई लेवल की बुक परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप ज़्यादा फोकस अपना कीजिए करंट अफेयर्स के ऊपर, कि जो भी चीज़ें हमारे अभी हॉट टॉपिक्स हैं, जो भी अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, बेसिकली आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च कीजिए। जैसे कि हमारे हो गए डिफेंस रिलेटेड हमारे होते हैं कुछ सेना अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, उसके बाद हमारे डिफेंस के कुछ मिशंस होते हैं। हाल ही में हमारे इंडियन नेवी का एक मिशन हुआ था जो कि मालदीव्स के अंदर से जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया लेके आने के लिए एक मिशन हुआ था। और उस मिशन का नाम क्या है, तो उस मिशन का दोस्तों नाम है हमारा समुद्र सेतु। उसके अंदर हमारी इंडियन नेवी की 2 शिप्स थी जो इवैक्यूएट कर रहे थे मालदीव्स को, इंडियंस को वहाँ से इंडिया लेके आने के लिए। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि इंडियन नेवी का वो कौन सा मिशन था जो कि इवैक्यूएट कर रहा था इंडियंस को मालदीव्स के अंदर से, ठीक है। तो वो थी हमारा जो मिशन का नाम था वो था हमारा समुद्र सेतु। तो साइंस के लिए मैंने आपको बुक बता दी है कि आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी है। तो साइंस के लिए आपको NCERT की 10th की बुक परचेज करनी है। और अगर आपका थोड़ा बेसिक्स अगर आप और समझना चाहते हैं तो आप क्लास 9th की बुक भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 9th की बुक भी परचेज कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर मैथ्स के लिए आपको क्लास 10th की बुक परचेज करनी है, क्लास 9th की बुक परचेज करनी है, तो ये 2 बुक आपको परचेज करनी है मैथ्स के लिए। जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों हम ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज सॉइल से इम्पोर्टेंट आपको सॉइल के टेक्सचर्स समझने होंगे, तो सॉइल्स के लिए आप ज्योग्राफी की बुक परचेज कर लीजिए। और हिस्ट्री की बुक अगर आपको परचेज करना चाहते हैं मार्केट से, आप तो मार्केट से तो आप हिस्ट्री की बुक भी परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई आपको बहुत ब्रीफ में मतलब कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको कुछ लिखना है, आपको बहुत बड़ा उस जो हिस्ट्री में था उसको आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ईयर याद रखना है क्या हुआ था उसमें, वो एक जो हॉटलाइन होती है दोस्तों वो आपको बस याद रखना है कि उस ईयर में क्या हुआ था। जैसे कि डांडी मार्च हमारा कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, उसका एम क्या था, ये ऐसी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। ये मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसको कैसे पढ़ना है। बिकॉज अगर आप सब पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा, और इतनी सारी चीज़ें भी पूछी नहीं जाती हैं। बिकॉज ये एग्ज़ाम हमारा कंप्यूटर चेक करने वाला है, ना कोई टीचर हमारा ये पेपर चेक नहीं करने वाला है। तो कंप्यूटर कैसे क्वेश्चन सॉल्व चेक करता है वो होता है, उसको सिर्फ समझ में आता है टू द पॉइंट आंसर उसको चाहिए, ठीक है, उसको सिर्फ टिक्स समझ में आते हैं। तो आपको सिर्फ वैसे ही टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने हैं, आपको खुद से एनालाइज करने आना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक चैप्टर है साइंस सेक्शन के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके अंदर एक टॉपिक है दोस्तों NCERT की बुक के अंदर से एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे डिटेल में तो आपको 1 से लेकर 2 पेज का ये पूरा टॉपिक मिलेगा। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ और इसके अंदर से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्बन और डिफरेंट प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स आप इसको
कंपेयर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर आते हैं कितने टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के अंदर। तो एलोट्रॉप्स दोस्तों बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जो डेफिनेट अगर हम इसको बात करें तो ये 5 से लेके 8 एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं ये आपको फोकस करना है, बिकॉज ये ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं। जो आपके सिलेबस में जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है दोस्तों ये है टोटल 3। ठीक है, इसके बाद जो भी एलोट्रॉप्स आते हैं ये ग्रेजुएशन, मास्टर्स या पीएचडी लेवल के अंदर ये सब चीज़ें कवर होती हैं, या उससे भी ज़्यादा एलोट्रॉप्स होते हैं जो कि हमको अभी तक पता नहीं है। तो आपके बुक के अंदर जो दोस्तों 3 एलोट्रॉप्स दिए गए हैं वो है, पहला एलोट्रॉप्स है दोस्तों वो है ग्रेफाइट, दूसरा है दोस्तों डायमंड, जो तीसरा दोस्तों एलोट्रॉप्स है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा होता है एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अगर अटैच रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और एक वो रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड एक सॉलिड बना, रिजिड एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, अब ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, ग्रेफाइट एक स्मूथ होता है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रेफाइट एक स्मूथ सब्सटेंस होता है। अगर हम बात करें दोस्तों डायमंड की, तो डायमंड हमारा एक रिजिड होता है, और डायमंड 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड करता है। 4, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन जो हमारा होता है वो 4 अदर कार्बन एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है, ग्रेफाइट 3 कार्बन एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। जो डायमंड होता है दोस्तों हमारा वो एक हार्ड होता है, एक रिजिड होता है। जो हमारा ग्रेफाइट होता है दोस्तों ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अंदर दोस्तों जो हमारा थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है वो है दोस्तों हमारा फ्यूरिन, दैट इज C60। ये हमारा थर्ड एलोट्रॉप है। तो इसके अंदर आपको 3 ही एलोट्रॉप याद रखने हैं, पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, और तीसरा है दोस्तों हमारा C60 दैट इज फ्लोरीन। ये भी आप इसको चीज़ भी C60 का नाम भी आप याद रखिएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही डिटेल में पढ़ना है। अगर आप इसको बाय हार्ट करने बैठ जाएंगे, अगर आप इसको रट्टा मारने बैठ जाएंगे तो आपको कम से कम 1 से 2 साल भी लग सकता है इस पोर्शन को कवर करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम आपसे क्या डिमांड करने वाला है और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन नेवी के, इसके अंदर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा जो फोकस करना है दोस्तों वो आपको फोकस करना है रिटर्न एग्जामिनेशन पे, बिकॉज अगर आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होती है तो आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। और यही डिफरेंस होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो क्या करते हैं उनको डायरेक्शन प्रॉपर पता नहीं होता है, वो पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस लगा देते हैं, और बात ये हो जाती है कि वो रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेन फोकस रखना है अपना, वो आपको रखना है अपने रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर, बिकॉज अगर आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अगर आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, आप उसमें बेस्ट हैं, तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, इंडियन आर्मी में क्या होता है कि पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है, फिर बाद में आपको मेडिकल देना होता है, और फिर बारी आती है आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की। पर इंडियन नेवी टोटली ऑपोजिट एग्जाम है। इसके अंदर सबसे पहले आपको आपका रिटर्न क्वालिफाई करना होगा। तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद अब बारी आती है आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं दोस्तों ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी होगी, और इसके लिए दोस्तों आपको जो टाइम लिमिट दिया जाता है वो है दोस्तों 7 मिनट्स का। आपको 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पुशअप्स लगाने होंगे और आपको उठक बैठक यानी कि स्क्वाट्स लगाने होंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपकी बारी आती है मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल के लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेडिकल के ऊपर एक अच्छे से ब्रीफ में डिटेल में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए मेडिकल से रिलेटेड। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि MR को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सिलेबस बता दिया, आपके बुक्स बता दिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दी कि आप कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये बताता हूँ कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो जो सबसे पहली गलती आपको जो नहीं करनी है दोस्तों, आपको अपना फोकस लूज़ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली आपकी यही होगा कि आपको फोकस बनाए रखना है, अपना फोकस लूज़ नहीं करना है। अब इसके लिए आपको पढ़ना कितना है, आपको मिनिमम 2 सेक्शन है आपके इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर दोस्तों 3 सेक्शन है। जो हमारा पहला सेक्शन है उसके अंदर हमारे 2 सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो आप फोकस ये कीजिएगा कि अगर आप साइंस और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप उसको कम से कम 3 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए, प्रॉपर फोकस के साथ पढ़िए। तो
तो आपको दिन में कम से कम 5 घंटे पढ़ने होंगे। जी हाँ, अगर आप 5 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी वो अगर आप एक दिन कम पढ़ रहे हैं या दूसरे दिन आप ज़्यादा उसको कवर कर ले रहे हैं, कल की चीज़ें भी आज कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कम से कम आप फोकस करके रखिए कि आप 24 घंटों में से कम आप पढ़ाई के लिए, अपनी इंडियन नेवी एमआई प्रिपरेशन के लिए आप कम से कम 5 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। जो आपको तीसरी चीज़ का जिसको आपको ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक्स को जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ना तो है, आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको समझना है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी कि एनालिसिस करने आपको आना चाहिए। बिकॉज ये एमसीक्यू एग्जाम होने वाली है, इसके अंदर आपको डेट्स रिमेंबर रखने हैं, फार्मूला रिमेंबर रखने हैं। फार्मूला के लिए आप एक अलग से बुक बना लीजिए, बिकॉज अगर आपने फार्मूला की बुक नहीं बनाई है तो एंड टाइम पे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम आने वाली होगी तो उस चक्कर में हमारे पे पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो इस चक्कर में क्या होगा, फार्मूला भूलने लगेंगे। तो इसके लिए आप छोटी सी अगर आप बुक बना के रखेंगे तो एग्ज़ाम से पहले, जाने से पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको ये भी एक बनाना है। और लास्ट में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हैं, अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपको बस अपना माइंड को कूल रखना है, बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर आपका दिमाग ही शांत नहीं है तो आप वहाँ पे आंसर आते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ तमाम चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है इंडियन नेवी एमआर के जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड इन द लास्ट, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड, ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप्स यू।